क्या पश्चिम बंगाल के मदरसों को लेकर एक नया दौर शुरू हो रहा है या फिर हजारों परिवारों की चिंताओं का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है? एक तरफ मदरसा शिक्षा के बजट में बड़ी कटौती हुई है तो दूसरी तरफ गैर पंजीकृत मदरसों की जांच और उनकी मैपिंग शुरू हो गई है। अब सवाल सिर्फ इमारतों का नहीं है, सवाल उन बच्चों का भी है जो इन मदरसों में पढ़ते हैं, उन माता पिता का भी है जो इन संस्थानों में अपनी तालीम, अपनी पहचान और अपने भविष्य से जोड़कर देखते हैं। क्या जांच सिर्फ गैर कानूनी संस्थानों तक सीमित रहेगी या फिर इसका असर उन हजारों छात्रों पर भी पड़ेगा जो वर्षों से इन संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? क्या ये कानून और पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया कदम है या फिर एक ऐसा फैसला जिसने अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर नई आकांक्षाओं को जन्म दे दिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। आज बात पश्चिम बंगाल की, जहां बजट, मदरसा शिक्षा और संभावित कार्रवाई को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के बजट में बड़ी कटौती की है। पहले जहां इस विभाग के लिए लगभग 5,713 करोड़ रुपए का प्रावधान था, वहीं अब इसे घटाकर करीब 2,165 करोड़ रुपए कर दिया गया है, यानी हजारों करोड़ रुपए की कटौती। इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या यह सिर्फ वित्तीय पुनर्गठन है या फिर मदरसा शिक्षा को लेकर सरकार की नई नीति का संकेत। इसी बीच सरकार ने गैर पंजीकृत और निजी मदरसों की मैपिंग शुरू कर दी है। जिलाधिकारियों से ऐसे मदरसों की सूची मांगी गई है जो पूरी तरह गैर पंजीकृत हैं, निजी तौर पर संचालित हो रहे हैं या फिर सरकारी सहायता नहीं लेते हैं। सरकार इन संस्थानों की फंडिंग, उनके पाठ्यक्रम, शिक्षकों की योग्यता, छात्रों की संख्या और ज़मीन के दस्तावेजों की जाँच कर रही है। अगर कोई संस्था जानकारी देने से इनकार करती है या सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इन मदरसों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए SIT का भी गठन किया जा सकता है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल के अब 8,000 मदरसों पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन यहीं से अब नया विवाद भी शुरू हो गया है। अल्पसंख्यक संगठनों का आरोप है कि कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश है। उनका कहना है कि अगर कानून लागू करना है तो वह सभी धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का दावा इससे बिल्कुल अलग है। पार्टी का कहना है कि यह धर्म का नहीं बल्कि कानून, पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सरकार का तर्क है कि जो संस्थान नियमों के तहत काम कर रहे हैं उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो संस्था अपनी फंडिंग, गतिविधियों और संचालन की जानकारी साझा नहीं करते, उनकी जांच जरूरी है। अब तक पश्चिम बंगाल की पहले की सरकार की तरफ से कभी मदरसों के आंकड़े नहीं दिए गए थे। कुछ अधिकारियों का कहना है कि 2015 से करीब 11,000 मदरसे सक्रिय थे, लेकिन 2014 में हुए खागरागढ़ ब्लास्ट के बाद NIA ने दावा किया कि खारिजी मदरसों में जमात उल मुजाहिदी बांग्लादेशी जैसे संगठन एक्टिव हैं, जो बच्चों को कट्टरपंथी बना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये खारिजी मदरसे क्या होते हैं? खारिजी मदरसे आमतौर पर वे संस्थान माने जाते हैं जो राज्य की मदरसे शिक्षा बोर्ड से पंजीकृत होते हैं। इनमें से कई निजी दान और समुदाय सहयोग से संचालित होते हैं। हालांकि ये समझना भी ज़रूरी है कि सभी खारिजी मदरसे गैर कानूनी नहीं होते और ना ही उन सभी पर किसी तरह आपराधिक गतिविधियों का आरोप होता है। लेकिन 2014 के ब्लास्ट के दौरान NIA ने अपनी जांच में कहा था कि कुछ गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों का इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठन JMB से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। हालांकि यह भी उतना ही ज़रूरी है कि कुछ संस्थानों पर लगे आरोपों के आधार पर पूरे मदरसा शिक्षा तंत्र को एक नज़र से नहीं देखा जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में UP मॉडल लागू होगा? क्या गैर पंजीकृत मदरसों पर ताला लगेगा? क्या अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा? और क्या बजट में कटौती के बाद मदरसा शिक्षा एक नए दौर में प्रवेश करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कार्रवाई से सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में मदरसों को लेकर सियासत अपने चरम पर है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं।